ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं। एपीवी, एपीवी को भी छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। बेस केस एनपीवी। अच्छा, ये एपीवी किसका फॉलोअर है? ये किसका फॉलोअर है? ये एमएम का फॉलोअर है। ठीक है ना, किसका फॉलोअर है? एमएम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पेपर में पता कैसे चलेगा कि एपीवी है? रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलता है। रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलता है, ठीक है, खुद से आप एपीवी नहीं लगाएंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कि एपीवी है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसमें दो स्टेप पे काम करते हैं। पहले हम बेस केस एनपीवी निकालते हैं। बेस केस एनपीवी निकालते हुए हम एज्यूम करते हैं डिस्काउंटेड एट के। अच्छा, वही नॉर्मल कैश फ्लो। जब मैं नॉर्मल कैश फ्लो बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है नॉर्मल कैश फ्लो जो हम एनपीवी में निकालते थे वही सारे रूल्स लगेंगे। वही स्पेयर कैपेसिटी के रूल्स, वही डेप्रिसिएशन के रूल्स, वही वर्किंग कैपिटल के रूल्स। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल 2022 में आफ्ताब, सही कहा आपने। से बात करते हैं यार। 2022 में डेटा ऐसा था, एपीवी दो जगह यूज होता है, या तो वो खुद बोलते हैं रिक्वायरमेंट में कि एपीवी है, या फिर वो सिनेरियो में ऐसी बातें कर ले। जैसे 2022 में उसने इशू कॉस्ट की बात की थी, इशू कॉस्ट की टैक्स सेविंग की बात की। तो मिजाज जो होता है ना, सवाल का जो स्टाइल होता है, स्टाइल समझते हैं, मिजाज, वो ऐसा था कि जिससे लग रहा था कि हमें एपीवी करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या कह रहे थे? हाँ, नॉर्मल कैश फ्लो लेने हैं आपने। ठीक है, ये अभी किसी ने बात की थी कि एपीवी में स्पेड, यार मुबशिर, एपीवी में स्पेयर कैपेसिटी का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने एनपीवी में पढ़े हैं ना, और से सुनिएगा मेरी बात प्लीज, थोड़ा टाइम रह गया अब। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ पढ़े हुए हैं वहां पे, कहाँ पे, जो ये क्या नाम है, एनपीवी में, वो सारे के सारे यहाँ एप्लीकेबल होंगे, सारे के सारे। मेरी बात समझ आ रही है? तो तो वही सारे कैश फ्लो जो एनपीवी में यूज करते थे, सॉरी मैंने एनआरवी लिख दिया, मगर डिस्काउंटेड एट व्हाट? केई। और केई भी किसका? अनगियर्ड का। क्यों? क्यों अनगियर्ड का? क्यों? क्योंकि जो गियरिंग का या डेट का इम्पैक्ट है उसको बहुत अच्छे से फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है सेकंड फेज में। सेकंड फेज में तो पहला बेस केस एनपीवी है, ठीक है, कि यही लेंगे अनगेड कंपनी का। अच्छा, अगर हमें अनगेड कंपनी की बात कर रहा हूं तो अब मैं वैसे, यहाँ पे जो बीटा आता है कौन सा आता है? वैसे 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 गौर से देखिएगा प्लीज, खत्म हो रही है बात ये वाली। वैसे यहाँ पे जो बीटा आता है वैसे इक्विटी बीटा आता है, मगर चूंकि हमें अनगेड यूज करना है, क्योंकि हमें अनगेड यूज करना है, नो फाइनेंशियल रिस्क एज्यूम करना है, नो फाइनेंशियल रिस्क हमें एज्यूम करना है, ठीक है। अब क्या करें अगर नो फाइनेंशियल एज्यूम करना है? इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? एसेट बीटा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? और उसके पीछे लॉजिक है ना, नहीं इक्विटी बीटा नहीं करेंगे ना, इकरा, बात समझ आई? ठीक है, मगर उसकी लॉजिक ये है कि बाद में फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के थ्रू सब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ना। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में जो बाकी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। ठीक है। सब्सिडाइज लोन का एक मसला रहता है अक्सर लोगों को, तो सब्सिडाइज लोन को मैं समझता हूँ अलग से ट्रीट किया जाए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और एक छोटी सी बात हम इसमें कर लेते हैं। जी जी, चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा, केई कैसे निकलेगा? वही दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो सीएपीएम से निकाल लें या एमएम विद टैक्स से निकाल लें। एमएम विद टैक्स वाला तरीका था, केई ऑफ अनगेयर्ड। केई ऑफ अनगेयर्ड, यार अनगेयर्ड का अभी फॉर्मूला हमने पीछे बात की थी, मैंने कहा था केई गेयर्ड अनगेयर्ड आएगा। तो आप देख रहे हैं हम सीक्वेंस हमारी कितनी अच्छी है। जो लोग अक्सर मुझे सवाल करते हैं कि किस सीक्वेंस में रिवीजन होना चाहिए, तो आपको अब आज समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों लोगों को कहता हूं कि आप उसी सीक्वेंस में रिवीजन करें जिस सीक्वेंस में हमने क्लासेस ली। तो आप देखें हर पिछला टॉपिक कहीं ना कहीं अगले टॉपिक को हेल्प कर रहा होता है। देखें ऐसा है, हर पिछला टॉपिक अगले टॉपिक को हेल्प कर रहा होता है। अच्छा जी, मैं एपीवी में बस एक चीज़ से बात करूंगा, फिर मैं ये एपीवी को खत्म कर दूंगा। वैसे तो वो एपीवी से रिलेटेड नहीं है, मगर एपीवी के अंदर चूंकि डिस्कस हुआ हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस करना होगा। क्या कह रहे हैं जी? हम दो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है अब्दुल खालिक, कितना ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। बिजनेस के लिए बिजनेस वाला डिस्काउंट रेट हो रहा है। बेस केस एनपीवी में आप फाइनेंसिंग को इग्नोर कर रहे हैं ना। फाइनेंसिंग मतलब ये फाइनेंशियल रिस्क है, इसको हटा रहे हैं। गियरिंग फाइनेंशियल रिस्क है ना अब्दुल खालिक। तो हमने सारे बिजनेस के कैश फ्लोज लिए, कोई फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं लिया, और डिस्काउंट फैक्टर भी हमने फाइनेंसिंग वाला नहीं लिया। कितना लाइक टू लाइक काम हुआ। और जब फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में है तो हमने बिल्कुल काया पलट दी।
यहाँ पे डिस्काउंटेड केडी होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो है वो रिस्क फ्री रेट होगा, ऐसा नहीं है। रिस्क फ्री रेट डिस्काउंट फैक्टर नहीं होगा, डिस्काउंट फैक्टर केडी होगा। बहुत सारे लोगों का शक होता है कि जी रिस्क फ्री रेट को ले लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर नहीं। रिस्क फ्री रेट हमारे यहाँ केडी एज्यूम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, जब तक वो खुद ना बोल दे कि आपने रिस्क फ्री रेट को केडी लेना है। देखें, एक लाइन लिखी होती है, ये भी सुन लें, हाँ, ये बैक में बड़ा मसला आता है। डेट इज रिस्क फ्री, मुझे अगली जो बात करनी है ना वो इसी से कनेक्टेड है। डेट इज रिस्क फ्री का मतलब क्या, ये हाँ या ना? ये लाइन लिखी है डेट इज रिस्क फ्री, क्या इसका मतलब ये है कि केडी और आर बराबर है? हाँ या ना में जवाब दें, यस और नो। नहीं, जवाब नहीं आया मेरे पास, मैं जवाब लेने में इंटरेस्टेड हूं आप लोगों से, प्लीज मुझे जवाब दीजिए। अगर ये लाइन लिखी है डेट इज रिस्क फ्री, तो क्या इसका मतलब ये बन जाएगा के डी इज इक्वल टू आर एफ, हाँ या ना? जवाब देंगे मुझे प्लीज। मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है, फिर मैं एपीवी भी खत्म कर दूंगा, वैक भी खत्म कर दूंगा, मजे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। नहीं, रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर इसका क्या मतलब है? के डी इज इक्वल टू आर एफ, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि देर इज नो डेड बीटा। नहीं सर, मैंने तो अजम्पशन लेके काम किए। मैं नहीं समझता आपको पेपर में ये अजम्पशन सही मानी जाएगी आप, माजरत के साथ। मैं नहीं समझता ये अजम्पशन सही मानी जाएगी। हाँ, ये एक जगह पे उसमें लिखा हुआ है कि टेक रिस्क फ्री रेट एज कॉस्ट ऑफ डेट। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें पेपर के में बच्चों के बहुत सारे मार्क्स जा रहे होते हैं। अब इसका मुझे बताएं, इसका क्या मतलब है? टेक रिस्क फ्री रेट एज कॉस्ट ऑफ डेट, अगर ये सवाल बोलेगा तो फिर मैं बात मान लूँ, जो कि नहीं बोलता सवाल। 90%, 99% केस में नहीं बोलता, 1% सवाल में शायद, 2%, दो सवालों में बोला हुआ है। लेकिन अगर वो अपने मुंह से बोल रहा है ना कि रिस्क फ्री रेट आप केडी ले लो, तो आप लेना। मगर आप खुद से रिस्क फ्री रेट केडी नहीं लेना, मैं आपको पत्ते की बात बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर में आपके मार्क्स स्पॉइल हो जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेट रिस्क फ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज नो डेट बीटा। अब डेट बीटा की कहानी क्या है, गौर से देखिएगा। फॉर्मूला असल में ये नहीं होता, जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो ये होता है। गौर से देखिएगा। ये बात समझ आ रही? ये भी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे पूछा भी था। अब आप मुझे एक बाबत का जवाब दें, अगर ये बीटा डेट है, ये इक्विटी बीटा है, ये डेट बीटा है। अच्छा, लाइक टू लाइक हो रहा है? लाइक टू लाइक हो रहा है? कैसे? कैसे लाइक टू लाइक हो रहा है? कि यहाँ पे इक्विटी है बीटा में, तो यहाँ भी इक्विटी। सही है ना? यहाँ भी लाइक टू लाइक हो रहा है ना? गौर से देखिएगा, 1 मिनट सबर करेंगे। और यहाँ डेट है, तो इधर भी डेट है। कुछ बात समझ आ रही है? लाइक टू लाइक समझ आ रहा है? पहले तो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं पहले। अच्छा, अब अगर डेट बीटा नहीं है सवाल में, तो क्या होगा? अगर डेट बीटा नहीं है तो ये पार्ट उड़ जाएगा, ये पार्ट उड़ जाएगा, एग्री करेंगे? अगर डेट बीटा नहीं है तो फॉर्मूला क्या बना? वही बन गया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैक में बताया था। डेट बीटा का मतलब वही है, डेट रिलेटेड रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। इसका मतलब है ये अधूरा फॉर्मूला था, पूरा फॉर्मूला ये है, पूरा फॉर्मूला ये है। मगर चूंकि डेट बीटा नहीं था, तो फिर हमने उसका एक पार्ट पार्ट काट दिया था, और हम सिर्फ इस फॉर्मूले को रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, बट अगर सवाल में डेट बीटा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये बात समझ आती है? तो मुश्किल बात तो नहीं करा।
अगर डेट बीटा सवाल में आ गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये कोई मुश्किल बात है? बस ये बता दें मुझे, अगर सवाल में डेट बीटा आ गया तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पूरा वाला, मतलब ये एरिया भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मुश्किल बात तो नहीं है, क्लियर है? बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर? अब अगली बात सुन लें, लास्ट बात इससे रिलेटेड। ओ भाई, व्हाट इज ओवरऑल बीटा? अच्छा, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है क्योंकि अक्सर सवालों में ये नहीं होता, अक्सर सवालों में ये सेंसर हुआ बहुत, अक्सर सवालों में जीरो होता है। तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है और आपको सिर्फ वो फॉर्मूला नजर आता है जो ये है। मगर मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्ट बीटा दे देगा तो ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट बात मुझे बता दें, व्हाट इज ओवरऑल बीटा? मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, व्हाट इज ओवरऑल बीटा, इस फॉर्मूले को देख के बताइएगा। पहला ऑप्शन इक्विटी बीटा, दूसरा ऑप्शन डेट बीटा, तीसरा ऑप्शन एसेट बीटा। इन तीन में से कौन सा ओवरऑल बीटा है? जल्दी बता दें। ए बी सी, 1 2 3, बस नंबर बता दें बस यार, गेम खत्म करनी है मुझे। 1 2 3, वेरी गुड। क्यों? ये फॉर्मूला इसका जवाब है। मैथमेटिक्स इसका जवाब है, ये फॉर्मूला इसका जवाब है। इस फॉर्मूले को गौर से देखें। कौन से बीटा में दोनों का इंपैक्ट आ रहा है? कौन से बीटा में दोनों का इंपैक्ट आ रहा है? कौन से बीटा में दोनों का एडजस्टमेंट शामिल हो रहा है? ये किसी ने सवाल किया था कि ओवरऑल बीटा में प्रॉब्लम होती है। जवाब आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, सबने सही बताया, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, बहुत प्यारे। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल बीटा जो है वो एसिड बीटा। जबरदस्त हो गया, भूलेंगे तो नहीं है। देखें, ये प्रूवन है ना, मैथ दोनों एडजस्टमेंट शामिल हैं। इक्विटी का एडजस्टमेंट भी शामिल है, डेट का एडजस्टमेंट भी शामिल है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओवरऑल बीटा। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी। अब्दुल खालिक, बात समझ आ गई? मैथमेटिक्स आपको ये समझा रही है ये। अच्छा, मजे की बात, ये एपीवी में कौन सा बीटा चाहिए होता है? एपीवी में यही बीटा चाहिए होता है, यही बीटा चाहिए होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब चलें, ये हो गई बात। अच्छा, इस पे यार एक बस मुझे बड़ा दिल कर रहा है, एक चीज पे बात करने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मैं वो कर लेता हूँ बात। ये बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, विंटर 18 का। मैं दो बातें बस मुझे आपसे करनी थी। एक बात मुझे ये करनी थी कि इसमें ये फैसिलिटी के बारे में लिखा हुआ था कि फैसिलिटी अवेलेबल है ओवरड्राफ्ट की, मगर हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि यार ये पेपर में अब जो सवाल आएगा ना, उसमें एग्जामिनर आपसे इतना सीधा नहीं चलेगा। एपीवी के सवाल में, एपीवी के सवाल में देखें, इस सवाल में ना ये फैसिलिटी यूज नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमने इससे रिलेटेड फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में कुछ नहीं लिया। ये सवाल जरूर देख के जाइएगा, ये अच्छा सवालों में से है। ठीक है, फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट में कुछ नहीं लिया, बट अगर ये फैसिलिटी यूटिलाइज हो रही होती तो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में इसका भी इम्पैक्ट आता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सात मुकीम ऐसा ही है, एसिड बीटा ही ओवरऑल बीटा है ना, ऊपर देखे फॉर्मूले से भी प्रूव हुआ है कि दोनों एडजस्टमेंटें शामिल हैं उसके अंदर, दोनों एडजस्टमेंटें शामिल हैं। सात मुकीम, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में इसको इंकॉर्पोरेट करते हैं और केडी पे डिस्काउंट होगा फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट सारा का सारा। कभी आई कैप में एक आध दफा केई पे हो गया है, गलत है, रॉन्ग है। कभी आरएफ पे हुआ है, रॉन्ग है। ठीक है, केडी पे डिस्काउंट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, हसनैन शकील देखें, उस कॉन्सेप्ट को इससे ना मिलाएं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, उसको यहां से नहीं मिलाएं। प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनेट हो रहा है। प्रोपोर्शनेट समझते हैं? बीटा डेट इंटू D1 - T अपॉन E प्लस डी ना, तो प्रोपोर्शनेट बात हो रही है। अच्छा, एक बात मुझे बस इसमें एक ये करनी थी कि अगर ये यूटिलाइज होता तो फाइनेंस साइड इफेक्ट में इसका इंपैक्ट आता, यूटिलाइज नहीं हो रहा तो इसका इंपैक्ट नहीं आया, इसके इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग का। तो एक छोटी सी बात थी इसमें ना, हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे। एक स्ट्रक्चर बनाया था टैक्स के लिए और एक बनाया था कैश फ्लो के लिए। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा कब करते हैं? ये एनपीवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बातें मैं यहाँ अभी करने जा रहा हूँ ये एनपीवी के सवाल में भी आ सकती है, इसका एपीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इस सवाल में टैक्स का अलग स्ट्रक्चर बनाया था और कैश फ्लो का अलग स्ट्रक्चर बनाया था। क्यों? क्यों दो स्ट्रक्चर बनाए थे? टैक्स अलग और कैश फ्लो अलग, क्योंकि टैक्स और कैश फ्लो के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग थे। मिसाल के तौर पे जो एडवांस है, मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस
क्या इस पे टैक्स लगता है? नहीं, ये तो लाइबिलिटी है, इनकम तो है ही नहीं। तो लाइबिलिटी है ना, ये तो इनकम तो नहीं है, नॉट अ पीएनएल आइटम। तो ये टैक्स की वर्किंग में नहीं आना चाहिए था, टैक्स की वर्किंग में नहीं आना चाहिए था, ऐसा ही है। बिल्कुल सीखना, बिल्कुल सीखना। ये जो रिटेंशन मनी है, ये क्या है? ये रिसीवेबल है। ये नॉट अ पीएनएल आइटम। प्लीज यार पेपर में ये ख्याल कर लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको एपीवी के लिए हिंट नहीं दे रहा, एनपीवी के लिए भी दे रहा हूँ। ठीक है, रिडंडेंसी कॉस्ट का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। जो चीज बिजनेस के एक्सपेंस की आप वो उसकी टैक्स डिडक्शन होगी ना। ठीक है, वो टैक्स डिडक्शन में आएगी ना जो बिजनेस के एक्सपेंस के लिए। अच्छा, तो ये बस मैंने आपको बता दिया कि जब इस तरह का सिस्टम होगा तो टैक्स और कैश फ्लो को हम अलग अलग लेके चलेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, समर 23 में नहीं ली है, किसको नहीं लिया समर 23 में? क्या नहीं लिया हुआ? इशू कॉस्ट को? नहीं, इशू कॉस्ट उसमें एक और मसला था, उसमें इशू कॉस्ट के बारे में लिखा था कि हम अपने फंड से फाइनेंस कर रहे हैं। ये रीसेंट इंडिया में हुआ है, अगर लिखा होगा इशू कॉस्ट हम अपने फंड से फाइनेंस करें तो फिर इशू कॉस्ट के लिए लोन नहीं लिया जाएगा। फिर इशू कॉस्ट जो है वो फाइनेंस में नहीं आएगी ना, उसमें ये लिखा हुआ था। रिडंडेंसी पे टैक्स सेविंग लेनी चाहिए थी। आईकेप ने नहीं ली, आप मेरे सोल्यूशन देख लेना जो उस पर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे ना, उस पर चेक कर लें, मेरे ख्याल से हमने लिए और लेनी चाहिए उसूली तौर पे, बिजनेस एक्सपेंस है यार। हाँ, एक बस छोटा सा पॉइंट था इसमें कि हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर लेट से फाइनेंस अगर 2% इशू कॉस्ट होती है तो हम इस तरह निकालते हैं, याद है लोन अमाउंट ऐसे निकालते हैं, याद करें। अगर अगर इशू कॉस्ट 2% है तो हम लोन अमाउंट ऐसे निकालते थे, याद करें। लेट से 1000 डिवाइड बाई 0.98, सही है ना? ये कब नहीं करते? अगर वो कहता है कि इशू कॉस्ट हमारे अपने पैसों से फाइनेंस हो रही है, फिर हम ये ग्रॉसअप नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर हम ये ग्रॉसअप नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं यार, एक बात ये है कि यार इट्स टेकिंग टू मच टाइम एंड वी हैव नमाज टाइम ओवर हेयर, 5:45 पे नमाज है, 2 मिनट है, निकलना पड़ेगा नमाज के लिए। हम नमाज का कंटिन्यू कर लें थोड़ी देर के लिए। मर्जर इक्वेशन मैं चाह रहा हूँ करा दूं, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा, आप लोगों से मैंने वादा किया था मर्जर इक्वेशन कराने का, मगर मर्जर इक्वेशन की बारी नहीं आ सकी। मगर आप लोग रहेंगे या चले जाएंगे? अभी 58 लोग बैठे हैं अभी भी, मगर मुझे ये अक्सर मैंने देखा नमाज का लोग चले जाते हैं। फॉरेक्स की भी कोशिश करेंगे, मगर मर्जर इक्वेशन के बारे में पहले मैं कर लूँ क्योंकि वो मैं जो पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या करें, 20 मिनट्स का ब्रेक कर लें नमाज का, 25 मिनट्स का? लाइव आएंगे तो फिर ठीक है, नहीं लाइव में नहीं होंगे तो फिर छोड़ दें, फिर फायदा नहीं है। 25 मिनट बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं नमाज के बाद, 20 मिनट बाद 6:05 पे, तकरीबन 6:05 6:10 पे। बस ठीक हो गया, तो हम नमाज ब्रेक कर रहे हैं, ऑफ नहीं कर रहे हैं। नमाज ब्रेक है टिल 6:05। नमाज पढ़ के हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे हम। अच्छा है, थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो और जल्दी हमें जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। और बस 6:05 का मतलब मगरिब मैक्सिमम है, मगरिब पे बिल्कुल मैं बस एंड कर दूंगा, अब जो भी हो। मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मगरिब तक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बस ठीक है, फिर आप जान ही रहे, नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड वी विल बी मीटिंग राइट आफ्टर नमाज। नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नमाज के बाद। और प्लीज़ यार वापस नहीं जाना है, सॉरी वापस आना है, जाना नहीं है आप लोगों ने। नमाज पढ़ लें प्लीज़ जल्दी से, ठीक है, पानी वानी पी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। और हमने पीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह बात कर ली थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं अगर वो बोलता है कि अगर आपको कुछ नज़र आता है ऐसा जो टेक्स्ट से कंसिस्टेंट नहीं होना, ठीक है, तो फिर आपको अलग अलग काम करना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इशू कॉस्ट से रिलेटेड ध्यान में रखना होगा कि अगर इशू कॉस्ट हमारे अपने फंड से फाइनेंस हो रही है, कैश फंड से हो रही है और उसके लिए लोन नहीं लिया जा रहा है, तो ग्रॉसअप नहीं होगा, ग्रॉसअप नहीं होगा। ये रीसेंट एविडेंस में जो है वो एक चीज़ है जो आपने देखी। बाकी मैंने एक ये MSA 2 का भी सवाल अपने लेक्चर में करवाया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि और कितना डेप्थ में जा सकता है। तो थोड़ा सा हम सोर्स ऑफ फाइनेंस से बात करेंगे और फिर हम मर्जर इक्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट के लिए इसको देखें स्केच को आप। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंस को मैं बस इतनी बात कहूँगा क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। MSA 2 में तो ये हर दूसरी अटेम्प्ट में मौजूद होता है और अब BFD के अंदर भी मैं देख रहा हूँ इसका रोल काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसका बहुत अच्छा सा हैंड आउट रेडी है, ये थ्योरी वाले हैंड आउट से भी कवर कर लेंगे तो मैं उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। रेशियो वगैरह भी इसमें है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब हम